शादाब शम्स मेरे साथ हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। शादाब शम्स साहब, बहुत अच्छी बात साजिद रशीदी साहब ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक्शन नहीं ले रही या उचित समय पर एक्शन नहीं ले रही, दंगाइयों को पत्थर फेंकने दिए जा रहे हैं। यही सवाल सबसे पहला मैंने उठाया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से आपके हाथ में है। 2 दिन से उपद्रवी वहां पर जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, वो पत्थर भी फेंक रहे हैं, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साजिद रशीदी साहब यही कह रहे हैं कि क्यों उनको करने दिया जा रहा है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कट्टरपंथी भी हैं, कुछ मुस्लिम भटके हुए नौजवान हैं जो ये कर रहे थे, इनको करने दिया जाए जिससे कि कम्युनिटी को पूरा का पूरा कटघरे में खड़ा किया जा सके? देखिए अनुराग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल किए हो कि करामात किए हो। कमाल कर दिया है। तो आज मैं अजहरी साहब को भी सुन रहा था और मैंने साजिद रशीदी साहब को भी सुना। बड़े प्यार से, किस खूबसूरती से बचाते हुए आपने कहा कि सरकार विफल है। ये विफल है सरकार। वो उत्तर प्रदेश जो दुनिया के क्राइम में नंबर 1 था। मैं उत्तराखंड में रहता हूं। दिल्ली से देहरादून आने में रात को हमारी मां हमें कहती थी जेवर निकाल के गाड़ी में रख लो, पता नहीं कहां लूट हो जाए। वो उत्तर प्रदेश जो लूट का एक ठिकाना हुआ करता था, वो उत्तर प्रदेश जहां आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, जहां आए दिन दंगे होते थे, हर मिनट मर्डर होते थे, पॉलिटिकल मर्डर्स किए जाते थे, लगातार दंगों में मरने वालों के एक इतिहास रचे जाते थे, वहां दंगे बंद हो गए। आप कह रहे हैं सरकार विफल है। ये विफलता है। अगर ये विफलता है तो हम इस विफलता को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, आपने बहुत ईमानदारी से कहा कि कार्रवाई सरकार क्यों नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश की स्थिति बता दी। जब कार्रवाई होती है तब तक आवाज आती है, बड़ी चीख चिल्ला के आवाज निकलती है। बात मध्य प्रदेश की हो रहा है। बात मध्य प्रदेश की हो रही है। मैं उसी आई उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक माहौल बनाते हुए अब आप मध्य प्रदेश आ रहे हैं। आइए, इनका उत्तराखंड का नाम लेना जरूरी है, पुष्कर सिंह धामी का नाम लेना जरूरी। हाँ, क्योंकि आप मानते हैं कि सरकारी चेयरमैन है। हाँ, जरूरी है, लेने दीजिए, कोई बात नहीं, नाम लेना भी जरूरी है। लीजिए भाई, लीजिए, कोई बात नहीं, कोई ऐतराज नहीं। कहा कि जी, ये देश के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है, किसी कीमत पर भी। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश उस कैटेगरी में आता था कि उसका नंबर कहां आता था। आज तमाम जगह हमने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से हावी है, और जहां नहीं होगा वहां सख्त कार्रवाई करते हुए आपको सरकारें दिखाई देंगी। अगर स्टेट सरकार कहीं कमजोर पड़ेगी तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है। डबल इंजन की सरकार झुंझुना बजाने के लिए थोड़ी है। चिंता मत कीजिए, एक क्रिमिनल को, अरे 2 दिन से क्या बज रहा है उज्जैन में? जब सख्त 2 दिन से क्या बज रहा है? अभी झुंझुना की बात आप कर रहे हैं। नहीं, शादाब शम्स साहब, 2 दिन से वहां क्या बज रहा है ये तो बताइए। सरकारी बसें बज रही हैं, पुरजोर फूल चढ़ाएंगे आपकी एक एक बात को। ये जितने उपद्रवी है ना, अभी अजहरी साहब कह रहे थे टोपी पहनकर ये उपद्रव करते हैं। अगर टोपी पहनकर उपद्रव करें, भी टोपी वालों को जब ठुकाई होती है तो चिल्लाते क्यों हैं आप? फिर तो कहिए ये बजरंग दल के लोग हैं। आप ही अब तो आप शनाख्त कर रहे हैं कि टोपी वाले, दाढ़ी वाले ये खुद बजरंग दल वाले हैं या आरएसएस वाले, तो फिर ठुकने दीजिए तबीयत से। आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वीडियो में इसका मतलब आपको भी नजर आ रहा है कि कोई लोग बेवजह खुरापात कर रहे हैं। किसी कीमत पर भी, किसी भी मजहब का हो, और मेरे मजहब का हो तो मेरा मजहब तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता कि किसी भी तरह जुल्म का बदला भी जुल्म से दिया जाए। अगर कोई ऐसा कर रहा है उसको डबल सजा मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो दे दीजिए ना। उज्जैन के, अरे अभी शाजिद रशीदी साहब ने कहा दीजिए ना सजा। यही तो सवाल है, सजा देने वाले कहां हैं? सजा देने वाले फेल क्यों हो रहे हैं? आप तो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, झुंझुना नहीं बजाएगी। अरे जो बजाना है वो दंगाई बजा दे रहे हैं वहां पर जाकर के। आपकी सरकार क्या कर रही है? सवाल तो ये भी। लेकिन आपने 2 लोगों पर सवाल उठाया, अजहरी साहब पर और रशीदी साहब पर। मैं दोनों को काउंटर 24 घंटे के अंदर सख्त एक्शन दिखाई देगा। 48 हो चुके, एक्शन शुरू हो गया है। 48 हो चुके। मैं कह रहा हूं एक्शन शुरू हो गया है। टीवी चैनल वालों को, अपने कैमरामैन को भेज दीजिए। अब आपको चीख पुकार जो उपद्रवी है शुरू हो जाएगी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, किसी कीमत पर भी किसी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा। बिना धर्म जाति देखे इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मेरी पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं है। किसी कीमत पर किसी गलत को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी सही को छेड़ा नहीं जाएगा।
जाएगा। ठीक है, पहले साजिद रशीदी साहब आप बोलें और उसके बाद अजहरी साहब को काउंटर का मौका देता हूं। शादाब भाई ने एक शेर से शुरू किया, मैं भी शेर से इनका जवाब दे देता हूं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अभी पिंकी चौधरी जो तलवार बांटने के जुर्म में अंदर गया था, जब छूट गया जमानत पे छूटना, अरे सुन लो भाई, चुप, बीच में मत बोल, बीच में मत बोल। अंदर किसने किया? बीच में मत बोलो साहब, पूरा भी तो बता अरे दीजिए। बीच में मत बोलो यार, ये बड़ी लॉ एंड ऑर्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, कोई भी हो गलत करेगा तो कार्रवाई होगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ ठीक, ये क्या तरीका? अब बात रशीदी साहब की बात पूरी हो जाए। सुन तो लीजिए मेरे भाई, थोड़ा शांति तो रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि जमानत पर छूटने के बाद जो उपद्रव हुआ है, जो फूल माला से उसका इस्तेकबाल किया गया है, क्या सरकार ने देखा नहीं? दूसरी बात, उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, तो हमने देखा उत्तराखंड में। अरे सुनो, आतंकवादियों के साथ, अरे चुप हो गए, सुनो यार। होती है, जनाजों में कितने लोग होते हैं, ये दोनों तरफ से है ना, हमारे वाले कौन से कम हैं? चलिए, अपनी गलतियों को तो सुधार लें। सुनिए, जनाजे में शरीक होना संवैधानिक अधिकार है, और इस तरह का उपद्रवी का जो फूल मालाओं से इस्तेमाल होता है, ये संवैधानिक नहीं है। ये बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। के जनाजों में आपको पता ही नहीं, बाइकआउट करना चाहिए, जो चाहे बोलेंगे। नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, ये उलेमा को ये कहना चाहिए। अगर कोई आतंकवादी संवैधानिक अधिकार, संविधान में बदलाव करा दीजिए, ये होना चाहिए। अरे संविधान में क्लोज चेंज करा दीजिए ना, संविधान में क्लोज चेंज करा दीजिए। आपको पता नहीं संविधान का? फिर समाज को संदेश क्या देंगे? अगर कोई आतंकवादी भी है तो उसको भी उसके धर्म के अनुसार, अगर ईमानदार है तो कहिए, कोई भी आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। सुनिए, ये होनी चाहिए बात। ज्यादा चीखने से बात अच्छी नहीं बनती, बात में दम होना चाहिए। सुनो, मैं बता रहा हूं, संविधान ये कहता है, संविधान ये कहता है हमारे देश का, अगर कोई आतंकवाद जैसी गतिविधि में लिप्त हो, उसको फांसी दी जाए, तो उसका जो अंतिम संस्कार होगा उसके विधि विधान के तरीके से होगा। ये संविधान कहता है, आप इसको मना नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम नहीं पढ़ाएंगे, अब संदेश देने के लिए तैयार नहीं, और क्या करेंगे आप? ईमानदारी से हक बोलने के लिए तैयार नहीं, क्या करेंगे आप? कैसे रोकेंगे? हो गया, ठीक है। अजहरी साहब एक काउंटर, फिर नफीस भाई के पास जाता हूं। गणेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दरअसल दुनिया के जालिमों ने नमरूद, फिरौन और हिटलर जैसे तानाशाहों से इबरत हासिल नहीं की। अगर की होती तो आज जुल्म तानाशाही का नामो निशान मिट गया होता। जो आज ये जुल्म को और तानाशाही को उपलब्धियां बता रहे हैं, हैरत की बात है। मदरसे तोड़ रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं। अरे कोई, अच्छा, अरे नहीं अजहरी साहब, ये गलत बात मत फैलाइए। मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें, सब अवैध। जो अवैध है वो टूटेगा, जो अवैध है वो टूटेगा। मैं तो कह रहा हूं कोई अवैध मंदिर हो उसे भी तुड़वाइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अवैध मंदिर हो उसे भी तुड़वाइए, पर ये मत कहिए कि टूट रहे हैं, कि मस्जिदें टूट रही हैं, मज़ारें टूट रही हैं, मदरसे टूट रहे हैं। अरे जो अवैध है वो तोड़ा जा रहा है भाई, और अगर अवैध नहीं है, वैध है तो कोर्ट जाइए फिर। अनुराग जी, हाँ, मैं मेरी एक बात सुन लीजिए। 70% पार्कों में मंदिर हैं अवैध। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं नहीं कह रहा हूं तोड़िए, बता रहा हूं। थानों में, तहसीलों में, चौकियों में और बहुत सारी सरकारी जमीनों पे जो मंदिर बनाए हैं वो क्या है बताओ आप? मस्जिद होती, क्या वो बाकी रहते? और जो 5000 मंदिर तोड़े गए मुगल शासन काल में, वो क्या थे? अरे अजहरी साहब, फिर कहां डिबेट चली जाएगी? फिर उन 5000 मंदिरों का अगर मैं हिसाब आपसे मांगूं कि वो 5000 मंदिर क्या थे जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? फिर तो उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं जवाब दे दूं उसका? मैं जवाब दे दूं? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पहले 1947 से पहले क्या हुआ था वो आप लोग छोटा बड़ा करके बताते रहिए। आज जो मस्जिद टूट रही है, दरगाहें टूट रही है, खानकाहें टूट रही है, ये दिख रहा है, और इतिहास लिखने वाला अजहरी साहब, अदालत क्यों नहीं जाते आप? अदालत भी नहीं जाते, डिबेट में आकर रोते, अदालत क्यों नहीं जाते आप? क्या इस देश की न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है? अरे भाई, आपने तो बाबरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? गए तो थे अदालत, हाँ, गए भी अदालत बहुत सारे मामलों। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी सुनवाई कहाँ हो रही है? हमारी सुनवाई कहाँ हो रही है? बाबरी मस्जिद में तारीखी फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए सब कुछ करते हमारे लिए, और जगह राम मंदिर को दे दी। हमारी सुनवाई कहाँ है? सवाल पूछ लिया आपने, सुन लिया मैंने, उत्तर तो ले लीजिए अजहरी साहब। मैं ये कह रहा हूं, इस्लाम में क्या किसी आपसे तो गैर जमीन के ऊपर जो ईमानदारी से आपकी नहीं है, उसके ऊपर मस्जिद बनाकर उसमें नमाज पढ़ने की क्या इजाजत है?
अगर कोई व्यक्ति किसी डिस्प्यूट लैंड पर मस्जिद बना रहा है, मंदिर में पूजा की इजाजत है, मंदिर में पूजा की इजाजत है, सही कीजिए, कागजात सही कीजिए, गलत के साथ खड़े मत हो जाइए। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में एक भी सुनिए, वक्फ बोर्ड में दर्ज एक भी दरगाह को उत्तराखंड में नहीं तोड़ा गया। जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, ये अवैध तरीके से जो दरगाह बनाएंगे, इंक्रोचमेंट करेंगे और किसी रुकिए, रुकिए, रुकिए। अच्छा, दोनों को शांत, दोनों को शांत, दोनों को शांत।